नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 14th डे और हमेशा की तरह जीएस के चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और सारी की सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस या ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे आप पेड ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स दे दी जाएंगी, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उसके बाद उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना है। आप चाहें तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप बिगैन विद द बैटल ऑफ प्लासी। एलैबोरेट। मतलब कि भारतीय राजनीति परिदृश्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व प्लासी के युद्ध के साथ शुरू हुआ। इसे हमें विस्तार से बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो बैटल ऑफ प्लासी है या फिर जो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 में 57 को प्रारंभ हुआ था। मतलब कि 23 जून 1757 को स्टार्ट हुआ था और ये जो पूरा जो युद्ध था इसको बहुत ही कपटपूर्ण तरीके से लड़ा गया था। इसमें छल बहुत ज़्यादा किया गया था। इसलिए ये कहा जाता है कि लड़ाई लड़ने के पहले जो इसका जो निर्णय था, इसका जो रिजल्ट था वो सबको ही मालूम था या फिर वो पहले ही निर्णय हो चुका था कि इसमें किसकी जीत होगी। इसके लिए जो क्लाइव हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे, जो क्लाइव हैं, लॉर्ड क्लाइव हैं, उन्होंने जो है उन्होंने इसके लिए एक षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और जो मीर जाफर थे, मुख्य सैनिक अधिकारी थे, जो नवाब ऑफ बंगाल के जो चीफ मिलिट्री ऑफिसर थे बंगाल के नवाब के, उनके साथ इन्होंने मिलकर षड्यंत्र किया और उनके साथ मिलकर इन्होंने एक गुप्त संधि कर ली थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी जो है मीर जाफर के साथ साथ जो है वहां पे जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमी चंद ने भी दिया था। तो ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनकी तरफ से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो है मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद लड़ रहे थे और दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल मतलब कि सिराजुद्दौला और उनका साथ दिया था फ्रांसीसी सैनिकों ने। तो जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत ही कपटपूर्ण तरीके से लड़ा गया था, षड्यंत्र पूरा कराया गया था। तो इसी के चलते जो है वहाँ पे जो है नवाब बंगाल या फिर हम कह सकते हैं सिराज उद दौला जो थे वो इस बैटल में उनकी हार हुई थी और यहाँ पर विजय कौन हुआ था? वो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर आखिर इसका रिजल्ट क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी का। उसी के परिदृश्य से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है अपना राजनीतिक तरीके से वो लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में जो है वो स्ट्रांग हो गए थे। तो इसके बाद जो ईस्ट इंडिया का तो जो लॉर्ड क्लाइव थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, तो अगला बंगाल का शासक किसको बनाया गया? वो बनाया गया मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो जो मीर जाफर थे वो अंग्रेजों के हाथों में एक कठपुतली की तरह थे, एक पपेट की तरह थे, जो कि जो अंग्रेज कहते थे उसकी तरीके से इसलिए उनको लाया गया था ताकि जो है वो अंग्रेज जो है उनको अपने हाथ का पपेट बना सके, अपने हाथों की कठपुतली बना सकें। और इसी के लिए जो है जो मीर जाफर थे उनको बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ी थी अपने इस पद के लिए। अपने वहाँ पे उनको जो बनाया गया था वहाँ का जो अगला नवाब, उसके लिए उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए उनको जो है बहुत भारी रकम भी चुकानी पड़ी थी। करीब उन्हें 8 लाख पाउंड जो है वो अंग्रेज़ों को देने पड़े थे।
ठीक है, बंगाल ने के नए नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को बड़ी रकम मतलब कि 8 लाख पाउंड करीब उनको चुकानी पड़ी थी। इसी के साथ साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको जो है वहां के नवाब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, इस बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इंग्लिश जो थे या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। और इसी के साथ साथ जो है साथ ही 24 परगना की ज़मींदारी भी अंग्रेज़ों को दी गई थी वहाँ के नए नवाब के द्वारा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये पूरी जो लड़ाई थी, बैटल ऑफ प्लासी थी, इसने अंग्रेजी सैन्य के वर्चस्व को स्थापित किया था। उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी जो थी उसको वहां पे जो है स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज द सोवरेनिटी ऑफ द इंग्लिश ओवर कैलकाटा वाज रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि वहां पे जो बंगाल था वहां पे इनके साथ जो राय दुर्लभ थे, वहां पे जो नवाब के जो चीफ मिलिट्री ऑफिसर थे, इनके साथ साथ जो बंगाल के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स थे, जो महत्वपूर्ण व्यापारी थे और बहुत सारे जो बैंकर्स थे, उनको भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का उनको भी समर्थन प्राप्त था। तो जिस वजह से जो वहाँ पे जो इंग्लिश ने कलकत्ता पर जो अंग्रेज़ों की संप्रभुता थी उसको भी मान्यता दी गई। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ पर जो बहुत स्ट्रांग होने लगी, तो यहाँ पे आर्थिक शोषण भी बहुत ज़्यादा बंगाल का किया गया, जिसके चलते जो बंगाल से प्राप्त धन था उसी के आधार पर अंग्रेजों ने साउथ में जो फ्रेंच ट्रूप्स थी, जो फ्रांसीसी थे, उन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और फ्रेंच को बाहर कर दिया गया था इसके बाद। और बंगाल के खर्चे पे ही, ठीक है, जो नवाब थे उनके खर्चे पर ही ब्रिटिश सेना को वहां पे बनाए रखा गया था। तो इसी के साथ साथ हम इसलिए कह सकते हैं कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो है यहाँ पर रखी गई थी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो है अंग्रेजों ने बंगाल का बहुत ज्यादा शोषण किया था और इसी के कारण जो बंगाल की पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो ये जो तो इन सब के बाद इंग्लिश जो था, अंग्रेज जो थे, उनकी यहाँ पे जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई थी। पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, क्योंकि जो कहा जा सकता है कि जो एक बंगाल था वो सबसे अमीर प्रांत माना जाता था उस टाइम का, तो उसका उन्होंने शोषण किया, इकोनॉमिकली उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा शोषण किया और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो वहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में उसके बाद शासक निर्माता जो है वो बन गई थी। वही डिसाइड करती थी कि वहाँ पे कौन जो है वो शासन करेगा, और जो मुगल्स थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी हार थी। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम पेपर नंबर 2 को डिस्कस, क्वेश्चन जो है वो पेपर नंबर 2 से होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, कमेंट। मतलब कि भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता है, इस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो हाल ही में हमने देखा था कि तमिलनाडु में जो फादर और सन थे उनके कस्टोडियल टॉर्चर के चलते जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स हमें देखने को मिलते हैं। और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी शाहीन बाग केस में कहा था कि पुलिस को पेशेवर तरीके से स्थिति को संभालना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि समय समय पर जो पूरी पुलिस है उसके कार्य करने की जो शैली है उस पर बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो पुलिस है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार लेके आया जाए। तो इसलिए आज हम इसी क्वेश्चन पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब कि एक राज्य विषय है जिसको कि अनुसूची 7 में रखा गया है। ठीक है, तो इस पर जो भी इस पर कोई भी कानून बनाना होता है या फिर इसको रेगुलेट करना होता है तो इसका काम किसका होता है, वो राज्य सरकार का होता है। तो स्टेट, जैसे कि हमने बोला कि जो राज्य विषय है, तो जो राज्य पुलिस बल है उसका मुख्य काम होता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि अपराध की रोकथाम करना, किसी अपराध की जांच
जांच करना या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम किसका है, वो पुलिस का है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाकर कानून का राज सुनिश्चित करने का काम किसका है, वो है पुलिस का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर पुलिस के सुधार की जरूरत क्या है, ठीक है, नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, या फिर पुलिस सुधार की जरूरत आखिर क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, जो हमारा सरकार का व्यय है पुलिस के ऊपर, वो बहुत ही कम है। मतलब केवल 3% ही जो सरकार है वो अपना खर्चा जो है वो पुलिस पर करती है, जबकि जो पुलिस का काम क्या है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम प्रिवेंशन का काम है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम है, शांति बनाए रखना, कानून राज को सुनिश्चित करना। इतना तो उसके ऊपर जो है भार बहुत ज्यादा है काम का, लेकिन उस पर जो व्यय हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, वो बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे ओवरबर्डन पुलिस फोर्स, ठीक है, जो अपर्याप्त पुलिस बल है, जो हमारी जो पुलिस बल है वो बहुत ही ओवरबर्डन है, उनको बहुत ही ज़्यादा काम दिया जाता है। यहाँ पे जो पूरी हमारी जो पुलिस फोर्स है उसमें 24% जो है अभी भी वैकेंसीज यहाँ पर हैं, और जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ या फिर हम कह सकते हैं जो स्वीकृत संख्या है इंडिया में वो है 181 पुलिसमैन प्रति लाख व्यक्ति, लेकिन वास्तविक संख्या कितनी है, वो है 137 पुलिसमैन प्रति लाख व्यक्ति, ठीक है, 137 पुलिसमैन पर लाख पर्सन्स। तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गैप है यहाँ पर, कि मतलब कि हमारी जो पुलिस फोर्स है उस पर कितना ज्यादा बर्डन है, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन पर लाख जो पुलिसमैन अवेलेबल है वो कितने हैं, वो 137 ही है। यही अगर हम यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें या संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो उसने कहा है कि प्रति लाख व्यक्ति पर 222 पुलिसमैन होने चाहिए थे, ठीक है, पर लाख पर्सन्स पे एटलीस्ट 222 पुलिसमैन होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंडिया में गैप है, और इसमें भी जो 86% जितनी भी हमारी जो पूरी स्ट्रेंथ है पुलिस फोर्स की, उसमें भी 86% कितने हैं, वो कौन है, वो कांस्टेबल्स हैं। तो कांस्टेबल्स की या कांस्टेबुलरी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक कांस्टेबल को बहुत सारे डिफरेंट टास्क करने पड़ते हैं, उनका कोई बेसिक टास्क नहीं होता, जैसे कि उनको इंटेलिजेंस गैदर करना है, उनका सर्वेलेंस का काम होता है, उनको अपने सीनियर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन में भी उनकी मदद करनी होती है, और जब भी कोई पीपल टू पीपल बात करनी होती है तो वो भी कौन करता है, वो कांस्टेबल्स ही करते हैं। लेकिन उनकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, बहुत सारे राज्य में मांगी जाती है कि 10th पास या 12th पास, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो उनके नेचर ऑफ वर्क से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो इसलिए इसलिए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कहा था कि एटलीस्ट जो है कांस्टेबल्स को ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो जो अपना काम है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी दी जाए, क्योंकि जब वो पीपल टू पीपल बात करते हैं तो उनको ज़रूरी है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो कांस्टेबल्स होते हैं वो अपनी पूरी सर्विस लाइफ में मैक्सिमम जो है उनको 1 प्रमोशन ही मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा जो है काम करने का मोटिवेशन नहीं होता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम रिफॉर्म्स लेके आए, जितनी वैकेंसीज हैं उनको फिलअप किया जाए, और इस तरीके से जो है पुलिस को हम और एफिशिएंट बना सकते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, खराब बुनियादी ढांचा है, जो हमारी जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही खराब है, जैसे कि उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं है, मॉडर्न व्हीकल्स नहीं है, जबकि जो आजकल जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो उनके अगर हम बात करें उनके रिलेशन में, तो पुलिस के जो पास जो वेपन्स हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हैं। जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके पास बहुत ही मॉडर्नाइज्ड वेपन्स हैं, बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कार्स हैं, व्हीकल्स बहुत अच्छे हैं, तो जिसका कि मुकाबला हमारी पुलिस फोर्स नहीं कर पाती है। तो ज़रूरी है कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें बढ़ाना चाहिए और इसको और मॉडर्नाइज करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन के लिए जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट को फंड्स दिया गया था उसमें से केवल 14% का ही उपयोग किया गया है। तो धन का अवमूल्यन किया गया है, आधुनिकीकरण के लिए जितना भी जो उनको धन दिया गया था उसको पूरी तरह यूज ही नहीं किया जा रहा, इसीलिए हमारी जो पुलिस है वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं है और आज भी आउटडेटेड वेपन से जो है वो अपना काम कर रही है।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, पुलिस का राजनीतिकरण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जितने भी राजनीतिक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी तरीके से जो है पुलिस से काम कराते हैं, तो उनका जो हस्तक्षेप है, जो पॉलिटिशियंस का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही हम ज़्यादा देखते हैं, जिससे कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं। ट्रेनिंग ऑफ पुलिस, पुलिस का प्रशिक्षण, पुलिस के प्रशिक्षण में भी बहुत ज़्यादा जो है कमियां देखने को मिलती हैं कि उन्हें आज के ज़माने में जिस तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिस तरीके से क्राइम्स बढ़ रहे हैं उस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और मोर ओवर जो उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत बायस तरीके से होती है। ऐसा देखा गया है कि जो 94% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो होता है वो केवल वो आईपीएस की ट्रेनिंग पर होता है। तो और जो लोअर लेवल आईपीएस के जितने भी आईपीएस होते हैं वो हार्डली कितने हैं, 1 या 2% पुलिस फोर्स के हैं, लेकिन उन पर खर्चा कितना हो रहा है, उन पर 94% पैसा जो है खर्च हो रहा है उनकी ट्रेनिंग पे। तो ज़रूरी है लोअर लेवल्स ऑफ जितने भी पुलिस हैं उनकी भी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, उनको मॉडर्न तरीके से उनको जो है ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अरेस्ट टू लाइफ, जान को खतरा, इंडिया में देखा गया है, और पूरे अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो इंडिया में जो है लोग जो उतने पुलिस वाले की जान जाती है वो बहुत ही ग्लोबल लेवल से बहुत ही ज़्यादा जाती है। जैसे कि अभी हमने हाल ही में कानपुर केस में देखा था, तो उनकी जो जान को खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा है। उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं है, व्हीकल्स अच्छे नहीं हैं, उनके जो काम कर रहे हैं उनकी यहाँ पे जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। करप्शन, जब भी हम पुलिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि घूस, रिश्वत, कैसे बात करेंगे, क्या मतलब इनसेंसिटिव होते हैं पुलिस वाले। तो ये सब जो पुलिस की जो नेगेटिव इमेज बनी हुई है ये भी इसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार लाने की हमें ज़रूरत है। पुलिस अब्यूज़, पुलिस अपनी शक्ति का, हमने बहुत बार देखा है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है। जैसे कि हमने देखा जो तमिलनाडु में केस हुआ है, वहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर होता है, कस्टोडियल डेथ्स होती हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, और हम देखते हैं जो फेक इनकाउंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस जो है अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करती है। पुलिस मोबिलिटी, पुलिस की सक्रियता भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने व्हीकल्स नहीं है जिससे कि पुलिस एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँचा जा सके। तो इसलिए जो पुलिस की सक्रियता है वो भी बहुत अच्छी नहीं है इंडिया में। तो यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में जो है यहाँ पे पुलिस में सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए पुलिस सुधार के लिए बहुत सारी समितियाँ बनाई गई हैं समय समय पर। तो अब हम नजर उस पर डाल लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गौर कमेटी की बात करेंगे, जिसका कि गठन हुआ था सन 1971-73 में, मतलब कि 1971-1973 में। और इसको कानून और व्यवस्था बनाए रखना अधिक ठीक है। इसने बात की थी कि जो पुलिस को ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि वो एफिशिएंट तरीके से वहां पे जो है कानून व्यवस्था को बनाया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, अपराध की रोकथाम किया जा सके। और जो पुलिस वाले हैं उनमें ग्रेटर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए और इस तरीके से उनको बताना चाहिए कि वो जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो किसी मानव का जो व्यवहार है उसको समझने में सक्षम हो सके। तो इस पे जो गौर कमेटी थी उन्होंने जो है पुलिस की पूरी ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया था कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो नेशनल पुलिस कमीशन जो है 1977 में इसको बनाया गया था। इसको हम धर्मवीर कमेटी भी कहते हैं। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो जितना भी ब्यूरोक्रेसी या फिर जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके रोकथाम की बात की थी। राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप से पुलिस के बचाव का सुझाव दिया था नेशनल पुलिस कमीशन ने, या फिर हम इसको कह सकते हैं धर्मवीर कमेटी। ठीक है, धर्मवीर कमेटी। ओके, फिर इसी के साथ साथ जो धर्मवीर कमेटी है इसने ये भी कहा था कि जितने भी राज्य हैं उसमें राज्य सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए। ठीक है, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए हर राज्य में, जो कि समय समय पर जहाँ वहाँ की स्थिति का आकलन करे और वहाँ की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उसको उपाय दे सके। और यही बात जो है 2006 में
जो इसकी ये रिपोर्ट थी, जो इसने राज्य सिक्योरिटी कमीशन की बात की थी, इसको 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे दोहराया था कि हर राज्य में जो है वहाँ पर स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए। जबकि जब उस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसने 6 डायमेंशन दी थी जो कि पुलिस सुधार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पद्मनाभैया कमेटी, ठीक है, पद्मनाभ समिति जो कि 2000 में गठित की गई थी और इन्होंने पुलिस बल पे बहुत ज़्यादा वो दिया था, उनके प्रशिक्षण पे, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए और राजनीतिकरण और अपराधीकरण और उनकी जवाबदेही के लिए जो है बहुत सारे सुझाव दिए थे। उनकी भर्ती प्रक्रियाएं कैसी होंगी उस पर सुझाव दिए थे। उनका व्यवहार कैसा होगा, पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सुझाव दिए थे। तो जो पद्मनाभ कमेटी थी, समिति थी, उसने बहुत ही ज़्यादा जो पुलिस रिफॉर्म्स में जो थे उनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, उनकी ट्रेनिंग, उनके ड्यूटीज, उनके नेचर ऑफ ड्यूटीज और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इन सब के ट्रेनिंग के लिए उसने जोर दिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मॉडल पुलिस एक्ट या फिर 2006 में, जिसको कि सोली सोराबजी कमेटी भी कहा जाता है। और इसमें जो है मॉडल इसके अंतर्गत जो है एक नए मॉडल पर पुलिस कानून का मसौदा तैयार किया गया था, जो कि आजकल जो हमारा पुलिस जो है वो किससे गवर्न हो रहा है, वो 1861 में एक एक्ट लाया गया था, उससे अभी भी गवर्न हो रहा है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, नए मॉडल पर एक पुलिस कानून बनाने के लिए जो है मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 को लाया गया था। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे जो है स्टेट्स को, 17 स्टेट को यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वो भेजे थे, इंस्ट्रक्शंस भेजे थे, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बोला था कि इस तरीके से आप पूरे पुलिस रिफॉर्म्स ला सकते हैं, पुलिस सुधार कर सकते हैं। और उसमें जो है, लेकिन जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उसने इनकी बहुत ज़्यादा जो है बातों पर ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ठीक है, प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार का जो केस है, अब हम एक बार उसको देख लेते हैं। ये 2006 में है, जबकि हमने बात की जैसे कि उच्चतम न्यायालय जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 7 निर्देश जारी किए थे, जैसे कि राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करना। तो ये प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार का जो ये यहाँ पे जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारा जो उच्चतम न्यायालय है उसने 7 निर्देश जारी किए थे। ये 2006 में ये केस आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 निर्देश जारी किए थे, जिसके अंतर्गत उसने कहा था कि सभी राज्य में जो है राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि पुलिस जो है वो बिना दबाव के काम कर सके। इसके साथ साथ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए हर राज्य में, जहाँ पर कि अगर पुलिस के खिलाफ कोई भी गंभीर शिकायत होती है तो उसकी भी जांच की जा सके। थाना प्रभारी से लेकर जो पुलिस प्रमुख है उनकी जो कार्यावधि है उसको कहीं पे भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो वहां पे उनका ये है कि 2 साल के पहले उनका ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, तो कम से कम 2 वर्ष की जो कार्यावधि है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नया पुलिस अधिनियम लागू करना चाहिए। हर जगह जो है पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड या फिर पुलिस स्थापना बोर्ड जो है इसको भी बनाना चाहिए हर राज्य में, जो कि वहां पे जितनी भी उनके अगर किसी का प्रमोशन होना है या फिर ट्रांसफर होना है, पोस्टिंग होनी है, तो ये जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है ये वो काम दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड एआरसी जो है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है, उसने क्या बात कही थी। उसने कही थी कि जो पुलिस का जो काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो काम है इसको 2 अलग अलग ब्रांचेस में विभक्त कर देना चाहिए और इसके लिए स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो कि इस पे ही पूरा फोकस करके काम करे। तो एक मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर की ब्रांच अलग होनी चाहिए और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो ब्रांच है वो एक अलग होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या सुझाव है जिससे कि पुलिस रिफॉर्म्स को या फिर पुलिस में सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गुवाहाटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 2014 में, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने एक कंसेप्ट दिया था स्मार्ट पुलिस का। ठीक है, तो स्मार्ट को अगर हम फुल फॉर्म के रूप में देखें तो उसमें है एस से अगर हम कहें तो वो स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव होनी चाहिए। हमारी जो पुलिस है वो एक सख्त होनी चाहिए और संवेदनशील भी होनी चाहिए लोगों के प्रति।
इसके साथ साथ एम से अगर हम बात करें तो मोबाइल होनी चाहिए, मतलब कि मॉडर्न होनी चाहिए और आधुनिक तरीके से काम करनी चाहिए, और मोबाइल होनी चाहिए, गतिमान होनी चाहिए। ए से अगर हम बात करें तो अलर्ट होनी चाहिए, ठीक है। अलर्ट के साथ साथ हम उनकी अकाउंटेबल या फिर जवाबदेही पर भी बात करेंगे। इसके बाद आर से अगर हम बात करें तो रिलायबल है, रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि भरोसेमंद होनी चाहिए हमारी पुलिस और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी उनको उठानी आनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम टी से बात करें तो वो टेक सेवी होनी चाहिए, मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, और साथ साथ जो उनकी जो ट्रेनिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो टेक सेवी एंड ट्रेंड हमारे पुलिस जो है वो होने चाहिए। इसी के बाद अगर हम नीति आयोग देखें तो नीति आयोग ने भी बहुत सारे जो है सुझाव दिए थे, जो कि अगर हम उसको लागू करें तो पुलिस में बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है। जैसे कि राज्य स्तर में के विधायी सुधार करने चाहिए, प्रशासनिक और परिचालन सुधार करने चाहिए, जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए पुलिस में। इसके साथ साथ पुलिस के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पुलिस है उसको कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती लिस्ट में, समवर्ती सूची में डालना चाहिए, ताकि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो मिलकर इसमें काम कर सकें। क्योंकि जैसे कि राज्य सरकार का राज्य विषय है पुलिस, तो इसमें क्या होता है कि हर राज्य की जो है अलग अलग पुलिस की जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ज़रूरी है कि सारी पुलिस को जो है सबको एक लॉ के अंदर, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर लाने के लिए इसको ज़रूरी है कि कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन पुलिस के बीच में हो सके। इसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। अगर हम और सुधार की बात करें तो जो हमारे जो पुलिस हैं उनका बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उनके उनका जो काम करने की समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। कांस्टेबल्स का अक्सर देखा गया है कि उनको जो है काम करना पड़ता है 14 से 16 घंटे प्रतिदिन, उनको हफ्ते में 7 दिन जो है काम करना पड़ता है कांस्टेबल्स को। तो इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने बोला था कि जो जितने भी पुलिस हैं उनको लिमिटेड वर्किंग आवर्स होने चाहिए, उनका सीमित कार्य के घंटे होने चाहिए, उनको दिन भर में 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर देनी चाहिए, और पुलिस कर्मियों को 3 शिफ्ट की प्रणाली में, मतलब 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट की प्रणाली में ही जो है उनको काम करना चाहिए। तो उनके जो वर्किंग आवर्स है उसको कहीं ना कहीं लिमिट करने की बात कही थी मद्रास हाई कोर्ट ने, ताकि वो जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके और उनको जो है फटीग जैसी प्रॉब्लम ना देखने को मिले हमें। उसके बाद अपॉइंटमेंट जो भी है डीजीपी या फिर उनके ऊपर का उसको यूपीएससी के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने। ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा था कि हर राज्य से जितने भी, अगर कोई भी डीजीपी लेवल के हैं, अगर कोई अपॉइंटमेंट होना है तो राज्य से वहाँ से उनकी सूची जानी चाहिए, और फिर उसमें से यूपीएससी जितने भी नेम्स रिकमेंड करेगी 2 या 3, उसमें से कोई भी वो राज्य जो है उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के में उसी नाम में से अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हो रही है, उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो इसलिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यहाँ पर जो है पूरी उसको और मजबूती देने के लिए पूरी इस प्रणाली को, पुलिस प्रणाली को, उसने कहा था कि यहाँ पे जो जितने भी डीजीपी के अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए वो यूपीएससी के रिकमेंडेशन से ही होने चाहिए। इसके साथ इसने ये भी कहा था, वही बात जो पहले भी हम कर चुके हैं, कि 2 साल की कार्य अवधि होनी चाहिए किसी भी स्टेशन पर। तो 2 साल कम से कम जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उससे पहले उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए हर पुलिस स्टेशन में, ठीक है। जैसे हम टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होंगे पुलिस स्टेशन में। तो जो कस्टडियल डेथ्स होते हैं, कस्टडियल टॉर्चर्स होते हैं, जो थर्ड डिग्री टॉर्चर्स होते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा रोकथाम देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उनको कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनको संघीय घोषित कर देना चाहिए, ठीक है, फेडरल की तरह घोषित कर देना चाहिए, और उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी जो भी जांच होगी, वो एक सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही करानी चाहिए, केंद्रीय एजेंसी को ही सौंपनी चाहिए। ये ऐसा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में कहा गया था। तो हम देखते हैं कि जो पूरी जो पुलिस व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, स्वायत्ता देने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका जो नेता हैं उनका जो है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए पुलिस के कार्यों में। तभी जो है लोगों का जो है लोगों का जो फेथ है वो पुलिस पर बन पाएगा। उनके जो
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो हमारी जो पुलिस है वो बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव है आजकल के मॉडर्न क्राइम्स को लेके। मॉडर्न क्राइम जैसे कि साइबर क्राइम है, टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, और जितने भी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्राइम्स है, तो वो उससे डील करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो उनकी ट्रेनिंग पर भी ध्यान साथ साथ बहुत देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के चलते जो है 2009 में CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लेके आया गया था। ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेके आया गया था, जिससे कि पुलिस को और मॉडर्नाइज किया जा सके। इसके अंतर्गत 16,000 पुलिस स्टेशन को जोड़ा गया था, जो ताकि जो है टेरर चैलेंज से निपटा जा सके। और अगर हम पुलिस के सुधार लेकर आएंगे, अगर हम उनको और ज़्यादा स्वायत्ता देंगे, अगर हम उन्हें और ज़्यादा संवेदनशील बनाएंगे, तभी जो है लोगों का फेथ उन पर वापस से बन सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरह मूव ऑन करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन इट्स ऑपरेशन, एनालाइज क्रिटिकली। क्या आपको लगता है कि रेलवे का निजीकरण इसके संचालन में सकारात्मक बदलाव लाएगा? विश्लेषण करें। ओके, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि हाल ही में जो हमारी सरकार है, या हम कह सकते हैं रेलवे मंत्रालय जो है, उसने बोला है कि वर्ष 2022 तक इंडिया में जो है 150 करीब यात्री ट्रेन ऐसी होंगी जो कि निजी तौर पर चलाई जाएंगी। और ये कितने रूटों पर चलाई जाएंगी? ये चलाई जाएंगी करीब 109 होगा। ठीक है, ये 109 रूटों पर चलाने की योजना बनाई जा रही है। तो इस रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि जो अगर ट्रांजिट टाइम को कम करना है, जो ट्रैवल टाइम में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, और अगर मॉडर्न कोचेस को लेके आना है, या फिर जो रिजर्व टिकट के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेलवे का निजीकरण कर दिया जाए, या फिर प्राइवेट ओनर के हाथों उनको सौंप दिया जाए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये जो भी ट्रेन ऑपरेट करेंगी, उसका किराया इन्हें फिक्स करने के लिए अनुमति होगी। इसके साथ साथ कहाँ स्टॉपेजेस होंगे उस ट्रेन के, क्या वो ट्रेन कहाँ रुकेगी, ये भी वही जो निजी कंपनी है वही तय करेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 35 साल के लिए इनको ये अनुमति होगी, और इन 35 साल में उसका ऑपरेशन, संचालन, उसकी मेंटेनेंस, उसके रख रखाव और उसका जो फाइनेंस है, वित्त पोषित कौन करेगा? वही निजी कंपनी ही करेगी। इसके लिए जितनी भी जो प्राइवेट ओन कंपनीज हैं, जब वो कोई भी पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन जब चलाएंगे, तो वो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसका यूज़ करेंगे? वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे सरकार का, जैसे कि पटरियाँ हो गई, सिग्नल्स हो गए। तो इसके लिए जो है इनको बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो गवर्नमेंट को देने होंगे, जैसे कि हॉलेज चार्जेस हैं, एनर्जी जो यूज़ करेंगे उसके चार्जेस हैं, वो जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से भी कुछ भाग उन्हें सरकार को देना होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो अगर ट्रेन है, ट्रेन का जो ड्राइवर है, जिसको हम पायलट कहते हैं, ट्रेन का जो पायलट है, या फिर जो उसके जो गार्ड हैं, वो कौन होंगे? वो भी जो सरकारी ट्रेन के ड्राइवर्स हैं, या फिर जो गार्ड्स हैं, उन्हीं का यूज़ जो है ये प्राइवेट कंपनीज कर पाएंगी। और हम देखते हैं कि नीति आयोग और जो रेलवे मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने अभी हाल ही में कहा है कि अगर बेहतर सुविधाएं पानी है, अगर वर्ल्ड क्लास सेवा देनी है, विश्व स्तरीय की सेवा अगर हम उम्मीद करते हैं, तो यात्री ट्रेन के संचालन में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन है उनके ऑपरेशन में चेंज लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसके लिए ज़रूरी है कि निजीकरण किया जाए, जिससे कि जो प्राइवेट ओन कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके हाथों में मेंटेनेंस, ऑपरेशन और फाइनेंस, ठीक है, ये सारे के सारे जो किसी निजी तौर पे ही किए जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि आखिर प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, निजीकरण की ज़रूरत क्या है, प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलवेज को, जैसा कि हम लोग हर साल देखते हैं कि जो रेलवे को साल दर साल घाटा हो रहा है, तो इसलिए उस घाटे से बचने के लिए जो सरकार का जो पैसा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, उसका निजीकरण कर दिया जाए रेलवेज का। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब बुनियादी ढांचा है, ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस अपने जो उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है हमें जो रेलवेज, ठीक है, वो मॉडर्नाइजेशन के साथ उनका तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। वो उसमें तालमेल बनाने में बहुत ज़्यादा असक्षम है, क्योंकि जिस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो सर्विस वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है रेलवेज़ की, प्लेटफॉर्म्स बहुत गंदे हैं, टॉयलेट्स बहुत गंदे रहते हैं, कर्टेंस अगर आप एसी में ट्रैवल करें तो कर्टेंस बहुत टाइम तक नहीं धोए जाते हैं, ब्लैंकेट्स में कभी कभी ब्लैंकेट्स में से भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, साफ़ सुथरे नहीं होते। तो इसलिए जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज है वो मॉडर्नाइजेशन के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं हो रहा है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि इसका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। लो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जैसे कि हम जानते हैं कि उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई अच्छी नहीं है, खान पान जो वहाँ पे मिल रहा है, जितने भी फूड मिलते हैं वो भी अच्छा नहीं होता, कभी वहाँ पे कॉकरोच निकलता है, कभी छिपकली निकलता है, आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं। टिकटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तत्काल टिकट्स कई बार ऐसा हुआ है कि जो पूरा का पूरा वो चला रहे थे, ऐसे एक धंधा बना लिया था लोगों ने टिकट बेचने का, तो वो भी ऐसे बहुत सारे गिरोह पकड़े गए हैं। तो सर्विसेज जो हैं वो बहुत लोग जो हैं उसकी सर्विसेज से, जो रेलवे सर्विसेज दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो कहीं बहुत हद तक जो है लोगों की जो सर्विसेज होंगी वो उनको अच्छी मिलने लगेंगी। नीड फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने बात की कि आधुनिक तकनीक की ज़रूरत है, इसमें जो स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं उसकी ज़रूरत है, और जिसके लिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मॉडर्न कोचेज़ लेके आ गए, मॉडर्न इंजन्स लेके आ गए। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए इसका निजीकरण कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक विवेक देबरॉय कमेटी बनाई गई थी, विवेक देबरॉय समिति बनाई गई थी, का गठन किया गया था 2014 में, और जिसमें कि उनसे बोला गया था कि जो भारतीय रेलवे में किस तरीके से सुधार हो सकता है उन्हें इस बारे में बहुत सारे अपने जो है रिकमेंडेशंस को देना था। तो उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसे कि रेल कोचेस और इंजन्स जो बनाते हैं वो किसी प्राइवेट कंपनीज को दे देना चाहिए, ठीक है। फेवर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक्स, वैगन्स एंड कोचेस, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि इनका निजीकरण कर देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि जो निजी ऑपरेटर हैं उनको टैरिफ लगाने की अनुमति भी दे देनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो ऑपरेशन है, जितना भी ट्रेन का ऑपरेशन है उसको भी प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, नई यूनिट को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक नई यूनिट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टैंडर्ड सर्विसेज होनी चाहिए, जो ट्रेन लेट हो रही हैं उन सब के लिए अगर इन सब का कोई सोल्यूशन है तो वो है उसका प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो ये हमने बात की विवेक रॉय समिति की। इसके बाद हम देखेंगे कि इससे क्या क्या हमारे फ़ायदे होंगे अगर हम रेलवेज़ को प्राइवेटाइज कर देते हैं, उसका निजीकरण कर देते हैं, तो इससे हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे। अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की या फिर आधुनिक तकनीक की। तो अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखें तो रेलवे कोचेस रेलवे के जो कोचेस हैं उसको बहुत मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। उसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होंगे, और उसमें जो लोगों का जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है आधुनिक तकनीक के द्वारा। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर बुनियादी ढांचा होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि नीति आयोग का जो स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 है उसमें बोला गया है कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने का उन्होंने क्या लक्ष्य रखा है। वो जो अभी 7 किलोमीटर पर डे का है इसको बढ़ा के बोला गया है कि 19 किलोमीटर पर डे करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए ब्रॉड गेज में, ठीक है, जो ब्रॉड गॉज होता है तो उसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज भी आगे आएँ, क्योंकि जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा जो है इस पर एक्सपेंडिचर जो है नहीं कर सकती। तो ज़रूरी है कि जो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी आके सरकार का हाथ बटाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी प्राइवेटाइज अगर हो जाएगा तो हमें जो है ये इनका जो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी।
इसके बाद हम देखते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस, सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता। जैसा कि हम जानते हैं कि कि बहुत बार जो है रेलवेज़ की जो आलोचना होती रहती है कि उनकी जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी नहीं है, गंदे प्लेटफॉर्म होते हैं, टॉयलेट गंदे होते हैं, ट्रेन में बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती, ट्रेन्स लेट होती हैं। तो इसलिए उन क्वालिटी जो सर्विसेज होती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो है इसका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन से जो बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमें मिल पाएंगी, सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता हमें मिल पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर बहुत बार जो रेलवेज होती है उसकी ये भी आलोचना की जाती है कि जिस तरीके का वो किराया वसूल रहे हैं एसी यात्रियों से, जो भी लोग एसी क्लास में ट्रैवल करते हैं, एयर कंडीशन क्लास में ट्रैवल करते हैं, उसके लिए जो भी उनको फेयर वसूल रहे उस तरह की उन्हें सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो कहीं ना कहीं अगर इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो लोगों की ये शिकायत भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो लोगों को सेटिस्फाई करने में बहुत ज़्यादा जो है वो तत्पर रहती हैं, उनके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहती हैं। तो इसलिए अगर उनके निजीकरण से क्या फ़ायदा होगा, वो होगा कि बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस यात्रियों को मिल पाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो पंक्चुअलिटी है, वो जो ट्रेन है वो और ज़्यादा पंक्चुअल होंगी, समय पर पहुंचेंगी, उनका मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। जैसे कि लैक ऑफ वाटर सप्लाई है, कई बार हम देखते हैं ट्रेन में पानी नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पे जो है जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो जितने भी यात्री जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको सर्विस जो है वो और ज़्यादा बेहतर मिल पाएंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं लेसर एक्सीडेंट्स, कम दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो ज़्यादा दुर्घटनाएं किस कारण से होती हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो मेंटेनेंस होती है रेलवे कोचेस की, ट्रैक्स की, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती। इस वजह से अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर रहती हैं कि जितनी भी उनकी मेंटेनेंस जो है, जो भी इनके जो एसेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और अगर मेंटेनेंस बहुत अच्छा होगा तो उससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी। इम्प्रूव एफिशिएंसी, बेहतर दक्षता। ठीक है, इसमें क्या है कि जो प्रॉफिट मोटिव होता है, प्राइवेट कंपनीज का क्या मोटिव होता है, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं, पैसा के लिए काम करती हैं। तो इसके लिए वो क्या करेंगी, वो अपनी कॉस्ट कटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देंगी तो इसके लिए वो जो है उनकी जो रिसोर्सेज है उसको वो लोग और ज़्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए बेहतर दक्षता हमें देखने को मिलेगी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। जो अभी रेलवे की जो मोनोपोली है उसको तोड़ने के बाद हमें एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिससे कि ये सारे जो हैं बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस, लेसर एक्सीडेंट्स, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ये सभी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर निजीकरण से, अगर रेलवे का निजीकरण किया जाता है तो उससे क्या क्या हमें नुकसान होंगे या डिसएडवांटेजेस होंगे। पहले हम देखेंगे कि कवरेज लिमिटेड टू लिक्रेटिव सेक्टर्स, जो उनका कवरेज जो है वो बहुत ही सीमित रहेगा। ऐसे रूट्स पे जो है जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऐसे रूट्स पे ट्रेन नहीं चलाएंगी जहाँ पर कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट नहीं हो, जिसपे कि उनकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है, उनको संचालन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो और उनको प्रॉफिट बहुत कम हो पा रहा है। तो इसलिए जो उनकी जो कवरेज है वो बहुत ही सीमित रहेगी। जबकि रेलवेज जो है, जो कि सरकारी अभी एक सरकारी यूनिट है, तो वहाँ तो इसने हमें देखा है कि जो दूर दराज के गांव है, रिमोट एरियाज में भी रेलवेज जो है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर निजीकरण होगा तो उनको वो जो ट्रेन चला रहे हैं जो प्राइवेट कंपनीज, उनकी जो कवरेज है वो बहुत ही हमें सीमित देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसका सीमित होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फेयर्स, अगर ज़्यादा किराया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जो वो लोग प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, तो किराया जो है लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हो सकता है अगर प्राइवेट कंपनीज जो अगर किराए को ज़्यादा बढ़ाया तो। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, हम देखते हैं कि जो जितने भी प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो बहुत ही अपने जब मैटर्स को डील करते हैं तो वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उनको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं होता। वो किस तरीके से काम करते हैं उसमें भी वो बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। तो इस वजह से जो उनकी जवाबदेही
जवाबदेही है, अगर कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो उनकी जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इससे बहुत ज़्यादा होगी। जो लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि जो रेलवेज़ के इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं कि जो रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेरोजगार होंगे। लेकिन हम देखेंगे कि जो इसी के साथ साथ जो है जो अगर निजीकरण की बात करें तो ये एक एडवांटेज भी है कि ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि जितने भी रेलवे कोचेस बनेंगे, इस ट्रेन को बनाने के लिए जितने भी कोचेस वगैरह बनाए जा रहे हैं, उनका उसमें ये शर्त है कि वो भारत में ही बनाई जाएंगी। तो इसके लिए बहुत सारी यूनिट्स लगाई जाएंगी जहाँ पर कि लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो रेलवे के जो अभी स्टाफ है उसमें हमें अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकता है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन, क्रॉस सब्सिडी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सरकार क्या करती है, सरकार हर साल अगर हम बजट देखें तो जो यात्री किराया है उसको नहीं बढ़ाती, जो फ्रेट किराया होता है उसको ही बढ़ाती है, ठीक है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो वहाँ से जो यहाँ पे जो कटौती करती है, लोगों को सब्सिडाइज रेट पे जो टिकट उपलब्ध कराती है, वो कहीं ना कहीं जब वो जो माल जब ढोती है तो उससे वो वहाँ से पैसा ले लेती है। तो क्रॉस सब्सिडी हमें देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा देखा जाता है कि 43% जो सब्सिडी है हमें सरकार देती है किसी भी जब भी वो किसी यात्री को टिकट देती है तो उससे 43% तक उसको सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन ऐसी चीज़ जो है हमें प्राइवेट कंपनी के जब हाथ में रेलवेज जाएगा तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, जिससे कि फेयर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और क्रॉस सब्सिडाइजेशन जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। इट में लीड टू प्राइवेट मोनोपोलीज, निजी एक अधिकार को जन्म दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ही एक दो कंपनीज जो हैं वो ही प्राइवेट कंपनी, वो ही जो है निजी तौर पर जो है यात्री ट्रेन को चलाएं, और जिससे कि उनकी मोनोपोली या एकाधिकार होने का भी डर है। रिच पुअर डिवाइड, अमीर गरीब में असमानता, क्योंकि हम देखेंगे कि जो गरीब है उसके ऊपर अगर फेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता है, सोशल इनजस्टिस को भी यहाँ पर हो सकता है कि हमें देखने को मिले। तो ये बहुत सारे यहाँ पर इसके जो हैं वो हमें डिसएडवांटेजेस देखे हैं। इसके साथ साथ देखते हैं कि अगर जब भी कोई सरकार की कमाई होती है, जब भी रेलवेज जो है वो सरकार के हाथ में है, तो जब उससे कमाई होती है तो क्या होता है, तो उससे जो सरकार की कमाई होती है तो उससे बहुत सारा जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाता है, जैसे कि स्कूल्स बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं लोगों को। लेकिन जब ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में जो पैसा जाएगा तो उससे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी जो कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है ऐसे प्राइवेट ओनरशिप के हाथों चलाया जा रहा है, जैसे कि ऐसी 3 ट्रेनें हैं। एक है दिल्ली लखनऊ रूट पे चल रही है जो कि तेजस ट्रेन है। एक मुंबई अहमदाबाद रूट पे चल रही है जो कि अगेन तेजस ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस है। और एक दिल्ली वाराणसी रूट पे चल रही है जो कि महाकाल एक्सप्रेस है। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि जो दिल्ली लखनऊ की जो तेजस एक्सप्रेस है ये अपने शुरू होने के 4 महीने बाद ही केवल 65% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। तो हमें बहुत मतलब ये लॉन्ग रन में कितना अच्छा साबित होगा इस पे अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन को देखते हैं जो कि एक टूरिस्ट ट्रेन थी, वो भी एक प्राइवेट ओनरशिप के हाथों दी गई थी, एक निजी कंपनी को दिया गया था उसके ऑपरेशन को। लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें देखा गया कि उसको गवर्नमेंट को खुद ही उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, उसका संचालन जो है अब वो खुद सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऐसा हमें लॉन्ग रन में देखना है कि क्या ये ठीक साबित होता है ये डिसीजन कि नहीं होता कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो केटरिंग की जो सर्विस है रेलवेज़ की, ठीक है, जो केटरिंग की सर्विस है वो किसके द्वारा की जाती है, IRCTC के द्वारा की जाती है। लेकिन इसकी जो केटरिंग सर्विसेज है वो भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट उससे लोग नहीं हैं। उनके जो खाना उनको जो लोगों को दिया जाता है वो खाने की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती। उसमें कई बार जो है कॉकरोचेस निकलते हैं, छिपकली निकलती हैं उनके खाने में। तो उनकी जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो लॉन्ग रन में क्या जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, ये हमें देखने वाली बात होगी। इसके बाद इसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं अगर हम रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देते हैं। जैसे कि इसमें
अगर कोई विवाद जैसी स्थिति पैदा होती है तो उसको कौन सुलझाएगा, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तो यहाँ पे दिया नहीं गया। और जो रेलवे मंत्रालय है वो अगर वो कैसे कोई भी जजमेंट दे सकता है या फिर रेगुलेट कर सकता है जब वो खुद ही कई रूटों पे ट्रेन चला रहा है, तो वो एक खुद कैसे एक रेगुलेटर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि वो जज और ऑपरेटर दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर किसी एक रूट पे अगर प्राइवेट और रेलवे ट्रेन दोनों चल रही है तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मैल प्रैक्टिसेस और करप्शन जैसी चीज़ों को भी यहाँ पे जन्म दे सकता है। हाँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर हम पूरी बात करें तो ये कोई भी नहीं नकार सकता कि जो रेलवेज़ है उसकी एफिशिएंसी बहुत लो है, एक्सीडेंट रेट्स बहुत हाई हैं, लोगों को समय पर वो अपने स्थान पर नहीं पहुँचा रही है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि रेलवेज़ द्वारा लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसका निजीकरण भी किया जा रहा है तो प्राइसिंग जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी प्राइसिंग पे कहीं ना कहीं हमें रेगुलेशन करना होगा, एक सस्टेनेबल प्राइसिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उसके प्राइसिंग को और उसके ऑपरेशंस को, रेलवे के ऑपरेशंस को रेगुलेट करे। तभी जो है हम जो यात्रियों की जो आम आदमी का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तभी हम उसको उनका आसान बना सकते हैं, ना कि और नहीं तो और ज़्यादा ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर ली है पेपर नंबर 3 के क्वेश्चन की, जो कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे पर था। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और वो क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है elucidate the term corporate governance, what are the various ethical issues involved in it, also suggest measures to improve corporate governance in India। मतलब कि corporate governance शब्द को स्पष्ट कीजिए, इसमें विभिन्न नैतिक मुद्दे क्या हैं, और भारत में कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार के उपाय भी सुझाएं। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस होता क्या है, मतलब कि कॉरपोरेट शासन होता क्या है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो ये वो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें बताते हैं कि आखिर कंपनियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है या फिर कंपनीज को कैसे गवर्न किया जाता है, उसके बारे में हमें बताता है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का संबंध उन तौर तरीकों से है जिनके द्वारा कॉरपोरेट जो है उनको चलाया जाता है। तो ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, नियम और दिशा निर्देश हैं, जो कि हमें बताते हैं कि मालिकों, निर्देशक मतलब कि डायरेक्टर्स, उनके मैनेजमेंट और उनके जो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कर्मचारी, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नेंट, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार, उनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, और साथ साथ ये इन तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके बीच इनकी क्या क्या अधिकार हैं, इनके क्या क्या राइट्स हैं, और इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हमें सब बताते हैं। तो अगर हम कैडबरी की बात करें तो कैडबरी ने एक कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो है डेफिनेशन दी थी, उसके अनुसार ये एक ऐसी तंत्र प्रक्रियाएं और संबंध को बताते हैं जिनके द्वारा निगमों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है, ये कैडबरी का कहना है। तो ये तो पूरा कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है ये हमें बताता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो सीमित संसाधन है, उसको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका किया जा सके, और जिससे और ये बताता है कि उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, और कैसे जो शेयर होल्डर्स हैं किसी कंपनी के, उनके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। जब हम संसाधन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इस वजह से जो है हमारा जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक कंपनी को चलाने के लिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करने के लिए, उनके शेयर होल्डर्स जो हैं उनके हित में सोचने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर स्वतंत्र निदेशक। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है उनका पूरा रोल जो है कई बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा उस पर कई बार जो है सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो जो जितने भी प्रमोटर्स होते हैं किसी कंपनी के, उसके अगेंस्ट वो आवाज़ नहीं उठाते। अगर कहीं माइनॉरिटी के इंटरेस्ट अगर सफ़र हो रहा है प्रमोटर्स के इंटरेस्ट के आगे, तो वो लोग प्रमोटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा साइड लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, उनके रोल पर बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, और अक्सर ये देखा गया है कि जो बोर्ड होते हैं उसमें ज़्यादातर जो है कोई जो अगर कंपनी का कोई प्रमोटर है तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर उसके कोई जो फ्रेंड्स जो होते हैं उनको बोर्ड का मेंबर बना दिया जाता है। और ये अक्सर और ये कई बार ये भी देखा गया है कि जब कि बोर्ड के मेंबर्स और जो उसके ओनर्स होते हैं उनमें कई बार जो है वो उनको अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट को भी लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं। रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, स्वतंत्र निदेशकों को हटाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन जो प्रमोटर्स होते हैं ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उसको आसानी से जो है उनको हटा देते हैं। अगर वो प्रमोटर्स का साइड नहीं लेते बहुत सारे डिसीजन में, तो जो उसके प्रमोटर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, स्वतंत्र निदेशक होते हैं, उनको जो है वो उनके पोस्ट से हटा देते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, व्यक्तिगत रुचि कई बार सामने हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार ये होता है कि प्रमोटर की एब्सेंस में जो बोर्ड होता है या जो ओनर्स होते हैं वो खुद को ही फ़ायदा पहुंचाने में लगे रहते हैं और अपने जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट पे उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के प्रति जवाबदेही। स्टेक होल्डर्स के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। जैसे कि प्राइवेट ओन कंपनीज होती हैं तो इनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके प्रति इनकी कोई भी जवाबदेही नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सुरक्षा भी बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है आजकल के डिजिटल एरा में, जहाँ पे सारे के सारे जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो डिजिटली स्टोर्ड रहती हैं। तो उसको हैक करना, किसी भी सिस्टम को हैक करना बहुत ही आसान है। हैकर्स जो हैं वो डेटा चुरा के उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें बना हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट से उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि वो जितना भी जितना संसाधन वो यूज़ कर रहे हैं, जितनी नेचुरल रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं, जितना वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके प्रति वो कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए कुछ काम करें। तो यहाँ पे कई बार देखा गया है जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी लेन देन होती है, कई बार जितने भी जो कंपनीज की लेन देन होती है उसको भी बैलेंस शीट पे बहुत अच्छे ढंग से जो है उनकी एंट्रीज जो है अकाउंट्स में बहुत अच्छे ढंग से नहीं की जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है एक मैल प्रैक्टिसेस को हमें दर्शाता है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि इसके क्या क्या हम मेजर्स हैं या फिर क्या क्या उपाय इसमें हम कर सकते हैं जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और बेहतर बनाया जा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उदय कोटक पैनल की बात को, जो कि 2017 में जिसने की अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, 2017 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उन्होंने बोला था कि एक कंपनी में एटलीस्ट जो है 6 डायरेक्टर होने चाहिए उनके बोर्ड में। एक कंपनी के बोर्ड में कम से कम 6 निदेशक होने चाहिए और एक निदेशक उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो स्वतंत्र निदेशक है वो ऐसा हो जो कि में महिला हो। इसके बाद हम देखते हैं जो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये दिशा निर्देश देनी चाहिए कि उनको कम से कम आधी बैठकों में भाग लेना अनिवार्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। जो अभी 33% है उसको बढ़ाकर 50% कर देनी चाहिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या को। अगर कहीं पे भी बोर्ड में जो पूरा जो बोर्ड है उसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाने
हटाने का भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। अगर किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है, जो कि आसानी से प्रमोटर्स द्वारा किया जाता है, तो अगर किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है तो उसके लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिए, डिटेल उसका रीज़न देना चाहिए, कारण बताना चाहिए कि आखिर आपने किसी स्वतंत्र निदेशक को क्यों उसके पोस्ट पर से हटाया। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो प्रमोटर्स जो है उनकी जो हम लोग जो उनकी जो पावर है उनको कहीं ना कहीं हम लोग लिमिट कर सकते हैं। अगर कोई सरकारी कंपनी है तो उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उसमें कोई भी अगर स्वतंत्र निदेशक हैं तो उनका अपॉइंटमेंट जो है वहाँ के बोर्ड की सिफारिश के द्वारा होना चाहिए, ना कि उसके नोडल मंत्रालय के सिफारिश के द्वारा। तो जिससे कि जो बोर्ड की जो पूरी जो स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको और एम्पावर करने की ज़रूरत है, शेयर होल्डर को और सशक्त करने की ज़रूरत है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए ताकि उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनका जो वित्तीय इंटरेस्ट है, उसको सुनिश्चित किया जा सके और उनका जो आर्थिक शोषण किया जाता है उससे उनको बचाया जा सके। बोर्ड में डाइवर्सिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या फिर वो चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, एथनिसिटी के बेसिस पे हो, जातीयता के बेसिस पे हो, या फिर स्किल के बेसिस पे हो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो। तो इस तरीके से बोर्ड में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, तभी वो बहुत एफिशिएंटली जो है वो काम कर सकेगी। जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि सेबी हो गए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, ICAI है, इन सब जितनी भी नियामक संस्थाएं हैं उनको और अधिक शक्ति देने की ज़रूरत है, जिससे कि कंपनीज पे उनका कंट्रोल और ज़्यादा हो सके। इसके साथ साथ डेटा सिक्योरिटी पे भी की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रमोटर्स की पावर को, ठीक है, प्रमोटर्स की जो शक्ति है, किसी कंपनी के प्रमोटर्स की शक्ति है, उसको सीमित करना बहुत ज़रूरी है। उनका हर निर्णय में हस्तक्षेप को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो बोर्ड के जो इतनी भी जो डिसीजन मेकिंग जो है उस पर उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। एक नरेश चंद्रा कमेटी गठित की गई थी 2002 में। उसने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग बॉडी होनी चाहिए, जो कि एक, ठीक है, प्रबंधन का एक स्वतंत्र ऑडिटिंग और बोर्ड निरीक्षण होना चाहिए। ये नरेश चंद्र समिति द्वारा कहा गया था। इसके साथ साथ सरकार ने और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी, जो कि शेयर होल्डर्स के हित के लिए उसने बहुत सारे कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे। तो जब भी कोई कंपनी जो है वो पब्लिक इशू लेके आती है, वो सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, अगर वो कोई पब्लिक इशू लेके आती है तो उसके लिए उन्हें उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को जो है सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ साथ जो अगर हम देखें तो नारायण मूर्ति कमेटी जो है उसने भी यही बात की थी कि जितने भी जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए और उन्हें 33% से बढ़ा के 50% तक कर देना चाहिए। जैसे कि हमने बहुत सारे फ्रॉड्स देखे हैं पीछे कुछ सालों में, जैसे कि सत्यम स्कैम है, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का जो पूरा फ्रॉड केस हुआ था। तो इससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लोगों का विश्वास है वो पूरे कॉर्पोरेट की तरफ से जो है उठ गया है। तो इसलिए बहुत सारे सुधार की, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, जिससे कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसको वापस से बनाया जा सके, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उसको वापस से बनाया जा सके। और अगर हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो हमारे यहाँ पर जो है जो FDI है, ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको भी और ज़्यादा अट्रैक्ट करने में हमें मदद मिलेगी। जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है हमारी बाहर के जो स्टॉक एक्सचेंजेस में, हमारी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ावा हमें मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पूरे सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ताकि यहाँ की कंपनीज, यहाँ के शेयर होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सके, और जो कि और जितने भी हमारे संसाधन हैं उसको ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद किया जा सके। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात कर ली है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।